गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? चलिए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय हमारी जो यूनिट 4 चल रही है क्लास 11 की, कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशंस के अभी तक हम टोटल 3 लेक्चर्स लगा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि इन 3 लेक्चर्स में हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले जब हम लोग ने लेक्चर्स की इस चैप्टर की स्टार्टिंग किया था, तो सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की, इसेंशियल। इसके बाद हम लोग ने बात करी थी कि इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। 9 + 8 = 17। यस, 9 मैक्रो और 8 माइक्रो, इनकी बात हम लोग ने करी। आफ्टर दैट हम लोग ने बात की ब्रॉड कैटेगरीज इसेंशियल एलिमेंट्स की कौन कौन सी हैं। कंप्लीट फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हम लोग ने अभी जो पिछला लेक्चर्स हम लोग ने लगाया है उसमें हम लोग ने एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंप्लीट फंक्शंस को देखा है कि इनके फंक्शंस किस तरीके से प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, आफ्टर दैट आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है, ये भी हम लोग ने कंप्लीट फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक जो हमारे टोटल 3 लेक्चर्स हुए हैं, इसमें हम लोग ने हाइड्रोपोनिक्स देखा, इसेंशियल रूल्स क्या है ये हम लोग ने देखा, ब्रॉड कैटेगरीज क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स की ये देखा, क्या क्राइटेरिया होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या हैं। इन सभी तक हम लोगों ने अभी तक ये सारी चीजें स्टडी करी है। आज का जो सेशन है, इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शंस की। यस, और ये जो सारे पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आफ्टर दैट इस सेशंस के बाद क्या क्या हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, फिर हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट में नोड्यूल फॉर्मेशन की, और जो लास्ट स्टेशन होगा हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का वो होगा फेट ऑफ अमोनिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या स्टार्ट करना है, डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शंस को। बहुत सारे नए बच्चे आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, इनका मोस्ट वेलकम है। यस माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको 3 रास्ते बताना चाहता हूं। इनमें से 3 में से कोई भी एक रास्ता आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आप आसानी से मेरे लाइव सेशंस और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो प्रॉपर वहां पर एक जगह आपको मिल जाएंगे। पहला तरीका ये है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करिए, DNCMI, क्लिक करेंगे, ये ऐप ओपन होकर ऊपर आएगा, DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। इस ऐप के जो वीडियो सेक्शंस है वहां पर मैंने यूनिट वाइज वहां पर सारे वीडियोस डाले हुए हैं। सेकंड वे है कि आप टेलीग्राम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पर मेरा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। और तीसरा रास्ता है जो सबसे इफेक्टिव है, अगर इस समय आप YouTube पर मेरा ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर आने वाले वीडियोस के लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको YouTube में भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। यस, अगर इनमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पर मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं, 2 मोबाइल नंबर हैं। पहला है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। इस नंबर पे आप डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। ब्रेन डाइट आपको मोरल सपोर्ट देता है, जिस तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। ठीक वैसे अगर अच्छे विचार रोज आप अपने माइंड्स के अंदर एंट्री कराएंगे तो एक तो आपका अंदर से मोरल सपोर्ट बनेगा, दूसरा जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो आपका पाथवे है, उस पाथवे से कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। ब्रेन डाइट है आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं कितने महान व्यक्तित्व था, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। एक्सेप्ट योर पास्ट, कहते हैं जो आपका पास्ट है उसको आप एक्सेप्ट करिए। विदाउट रिग्रेट हैंडल्स योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। देखिए, जो गुजर गया उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। मानिए कि मैं पहले ये था, लेकिन प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, उसको क्या करना है, उसको हैंडल करना है कॉन्फिडेंस के साथ।
जो भी आपके अंदर पावर है, यस, उसका पूरा यूज करना है। यस, जो टाइम गुजर रहा है उसका सदुपयोग करना है, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट को यूज करना है, और एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। और जो आपका फ्यूचर आएगा उसको भी बिना डर के आपको उसे फेस करना है, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट ठीक कर लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप ठीक होगा, क्योंकि फ्यूचर कभी नहीं होता, जो प्रेजेंट में आप करते हैं वही आपका फ्यूचर बनता है। तो अगर प्रेजेंट में आपने अच्छा कर लिया तो फ्यूचर भी आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर प्रिपरेशन इस समय आप अच्छी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम का यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नीट में सफलता मिलेगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ अब करते हैं अपने सेशन की स्टार्टिंग। और मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी करी है, यस, वो स्टडी किसकी किसकी किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 स्टेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें बात करनी है 5th स्टेशन की, जिसमें हम बात करेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स की, टॉक्सिसिटी क्या होता है, क्या कोई मिनरल्स जब एब्जॉर्ब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या दूसरे मिनरल्स को प्लांट बॉडी उसको एब्जॉर्ब ना करे, क्या उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इन सभी की बात आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसका मैं आपको बता ही चुका हूं कि 3 नेक्स्ट सेशन होंगे, जिसमें एक सेशन में हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, नेक्स्ट में नोड्यूल फॉर्मेशन की, और लास्ट में हम बात करेंगे फेट ऑफ अमोनिया। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। अभी आपने देखा कि टोटल जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए कितने होते हैं, 17, 9 प्लस 8, 9 हो गए मैक्रो और 8 हो गए माइक्रो एलिमेंट्स। कितने हो गए टोटल, 17 एलिमेंट्स। ये 17 एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आना है तो आप उसको क्या क्या करना होगा। पहला, डायरेक्ट ग्रोथ में शामिल हो, यस, इसको रिप्लेस ना किया जा सके, और तीसरा, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट्स अगर कम है, सॉइल में कम है, तो उसके डिफिशियंसी सिम्टम्स निश्चित रूप से प्लांट बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स की, तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट्स बिकम लिमिटेड, तो प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ बाधित हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट्स की सप्लाई अगर कम हो जाती है, अर्थात लिमिटेड हो जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि भाई अगर कोई एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स है तो उसका एक प्रॉपर कंसंट्रेशन भी होगा। मतलब अगर इतना चला जाए तो चलो अब कोई दिक्कत नहीं, हम डिफिशियंसी नहीं बोलेंगे। तो एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर हम इसको डिफिनीशन में व्यक्त करें कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या मतलब होता है कि वो कंसंट्रेशन इसेंशियल एलिमेंट्स का जिसके नीचे अगर प्लांट इसको अपटेक करेगा तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। हम मान लेते हैं सपोज दैट हम मान लेते हैं एक एलिमेंट है, मान लेते हैं नाइट्रोजन है, इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 10 है, यस। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट ये एक प्लांट है, यस, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट में जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, आपको पता है। अब अगर सॉइल से अगर ये प्लांट बॉडी में अगर नाइट्रोजन 10 से कम आएगा, मान लेते हैं 9 आएगा, तो 9 आने से नाइट्रोजन के जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं वो इस प्लांट में दिख जाएंगे। लेकिन अगर 10 अगर आ जाता नाइट्रोजन इस प्लांट बॉडी के अंदर तो डिफिशियंसी सिम्टम्स नहीं आते। तो क्या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्रिटिकल कंसंट्रेशन, हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्रिटिकल कंसंट्रेशन 10 है, अर्थात 10 से अगर नीचे ये एब्जॉर्ब होगा प्लांट बॉडी में तो प्लांट बॉडी में डिफिशियंसी सिम्टम्स आ जाएंगे, मतलब प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी।
तो प्रॉपर वो पैरामीटर जिस पैरामीटर के नीचे अगर कोई इसेंशियल एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होता है तो हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट का वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। और ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन हर प्लांट्स के लिए अलग अलग इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? क्या मैंने बताया? मैंने आपको बोला कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट्स का वो पर्टिकुलर अमाउंट जिस अमाउंट्स के नीचे अगर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। तो वो पैरामीटर जिस पैरामीटर के नीचे अगर वो एब्जॉर्ब होगा पर्टिकुलर पैरामीटर के नीचे, तो वो पैरामीटर उस पर्टिकुलर जो इसेंशियल एलिमेंट है उसका वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्स क्या कहा जाएगा कि ये एलिमेंट्स पर्टिकुलर उस सॉइल में डिफिशिएंट्स है, मतलब उस प्लांट बॉडी के अंदर वो एलिमेंट्स की कमी है। वेल प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, मतलब अगर प्लांट बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं गया तो डिफिशियंसी सिम्टम उस प्लांट में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है, देखो अभी आप टीबी कैट में देखते हैं कि जितना आपका बॉडी वेट है उतनी ग्राम प्रोटीन चाहिए। मेरी बात समझना, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट है 60 केजी है, तो मतलब हमें 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अब अगर 60 ग्राम प्रोटीन हमको पर डे नहीं मिलेगी, अगर हम 40 ग्राम पर डे लेंगे तो 20 ग्राम की कमी है, मतलब 60 ग्राम क्या था? क्रिटिकल कंसंट्रेशन था। अब अगर 60 ग्राम से कम हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन से होने वाली कमियों की जो डिफिशियंसी, जो डिसीजेस है वो मेरी बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन का क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितना हुआ? अगर मेरा वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम क्या हुआ? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या बात आपको समझ में आई? क्लियर है? जो अक्षय कुमार बोलते हैं ना टीवी कैट में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब। ठीक है, और ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए, तो हम लोग ने यहाँ 2 पॉइंट्स पे बात करी। पहली बात करी कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, अगर किसी पर्टिकुलर इसेंशियल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड होगी। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ने यहां पर क्लियर किया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेप्रिवेशन की। डेप्रिवेशन का मतलब क्या है कि अगर लगातार सॉइल में उस इसेंशियल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी बनी हुई है, वो एलिमेंट्स मिले ही ना, लगातार वो एलिमेंट्स एब्सेंट हो, वो इसेंशियल एलिमेंट्स अगर लगातार एब्सेंट हैं, तो हाउएवर इफ डेप्रिवेशन इज कंटिन्यू इट मे इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। तो फाइनली हो सकता है वो प्लांट की डेथ भी हो जाए। मतलब हमको, क्योंकि आपको पता है इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में वही एलिमेंट्स आएगा जिसका कोई ऑप्शन ना हो, मतलब नाइट्रोजन की कमी कोई दूसरा एलिमेंट ना पूरा कर पाए। तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन की कमी अगर लगातार रहेगी, और आप जानते हैं नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, तो अगर प्रॉपर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो प्लांट की एक तो ग्रोथ रिटार्डेड होगी, और इवेंचुअली अगर लगातार कमी रहेगी तो फाइनली हो सकता है प्लांट की डेथ भी हो जाए। क्लियर है पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई अगर किसी इसेंशियल एलिमेंट्स की कमी है तो उसके सिम्टम्स प्लांट बॉडी में कहां दिखेंगे। यस, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं जो डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो करेंगे, यस, वो इस बात पे डिपेंड्स करेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स की मोबिलिटी है या नहीं। अब मोबिलिटी का मतलब क्या है जानते हैं आप। अगर ये कोई प्लांट है, यस, ये प्लांट्स की लीफ है, यस, ये प्लांट्स की मैच्योर लीफ है, और एक ऐसी लीफ है जो अभी डेवलप कर रही है, यस। अब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट्स की लीफ है और लीफ काफी पुरानी हो चुकी है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जैसे ये लीफ अगर गिरनी है तो इसके पहले क्या होगा कि कुछ एलिमेंट्स मोबाइलाइज्ड होके फाइनली ये जो डेवलपिंग लीफ है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो मोबिलाइज्ड होके यंग लीफ में पहुंच गए।
तो यंग लीफ में अगर पहुंच जाएंगे तो गिरने के पहले क्या होगा, अगर ये इसके एलिमेंट यहां पहुंच जाएंगे तो भैया इसको पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट्स मिल गया, इसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी और बाद में ये लीफ मिट्टी में गिर जाएगी। यस, तो अगर आप सोचो कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो मोबाइल है, यस, तो यहां पर क्या है, मोबिलाइज हो गया, यहां पर पहुंच गया, और अगर मोबिलाइज नहीं है, मतलब वो इसी में बना रहेगा, डेवलपिंग पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा, तो डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां दिखेंगे। इन चीजों को हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला मैंने पॉइंट्स क्या बताया, फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं, मोबिलाइज्ड हैं विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू। जैसे सपोज दैट मैंने क्या बताया, जैसे मैंने आपको बोला सपोज दैट ये एक लीफ है, यस, और ये एक कोई डेवलपिंग लीफ है, यस। अब मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है जो प्रॉपर मोबिलाइज्ड है, यस। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, जैसे है मान लो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये पहली बार इनका जो डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखता है वो ओल्डर लीफ में दिखता है। कैसे, देखो मतलब क्या है यहां पे, जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज दैट ये एक प्लांट है, ये इसकी लीफ है, और इस लीफ में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, यस, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, और यहां पर एक लीफ डेवलप हो रही है, तो इस लीफ को भी तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। अब ये लीफ क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, इस लीफ को सेनेशंस हो चुका है और ये फाइनली ये मिट्टी में गिर जाएगी। तो गिरने के पहले क्या करेगी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम को यहां पर इस तरीके से मोबिलाइज्ड होके जो यंग पार्ट है वहां पर पहुंचा देगी और फाइनली ये मिट्टी में गिर जाएगी। तो सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट मोबिलाइज्ड है तो उसका डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां पर दिखेगा, जो ओल्ड लीव्स हैं वहां से भाई ये प्रॉपर यहां पर पहुंच जाएगी। अब यहां पर क्या हो जाएगी, जो एसेंशियल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आपको आ रही है, यस। अर्थात अगर केस मोबिलिटी का है, अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट्स मोबिलाइज्ड है तो पहला डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कहां पर, ओल्ड लीफ में। क्लियर है मेरी पॉइंट्स, कहां पर देखने को मिलेगा, ओल्ड लीफ में, या हम कह सकते हैं ओल्डर टिश्यू में, यस। और अगर इसका उल्टा है, अगर मोबिलाइज्ड नहीं है तो सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां पर दिखेगा, डेवलपिंग टिश्यू में, क्योंकि वहां तक पहुंचेगा नहीं भाई, सॉइल में प्रॉपर कमी है और प्रॉपर पहुंच भी नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला से पहला जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो कहां दिख जाएगा, जो डेवलपिंग लीव्स हैं या डेवलपिंग पार्ट्स हैं प्लांट के। इसका मतलब सिंपल सा ये समझो, जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं कि भाई सभी को एक दिन मरना है, सभी को अपना शरीर छोटा है, तो ऐसा करते हैं हम अपनी आंख दान कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हम मर जाएंगे तो हमारी आंखों के द्वारा कोई दूसरा देखेगा, आपको पता है कॉर्निया निकाला जाता है, क्लियर है, यस। तो क्या होता है, हमने मरने के पहले क्या कर दिया, अपनी आई को दान कर दिया। आप देखें ऐसा प्लांट में भी हो रहा है, प्लांट की ये लीफ एजिंग स्टेज में है, सेनेसेंट है, ये थोड़ी दिन बाद गिर जाएगी। गिरने के पहले इसने क्या किया कि इसके जो कुछ एलिमेंट्स थे, या जो मोबाइल थे, नाइट्रोजन था, आपका पोटेशियम था, मैग्नीशियम था, इसने यहां से एक्सपोर्ट करा दिया और प्लांट के उस पार्ट में भेज दिया जिस पार्ट में इन एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत थी डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां दिखा, आपको ओल्डर पार्ट में मिला, क्योंकि ये एलिमेंट्स कैसे थे, मोबाइल थे। क्लियर हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई मोबाइल एलिमेंट्स हैं, यस, तो सबसे पहले उसका डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां मिलेगा, तो भैया मिलेगा ओल्डर पार्ट में, ओल्डर टिश्यू में, ओल्डर लीफ में। और अगर इसका उल्टा है, इमोबिलाइज्ड है, मतलब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं जा सकते, तो पहला डिफिशियंसी सिम्टम्स मिलेगा डेवलपिंग पार्ट में, या जो प्रॉपर चीज प्रॉपर डेवलप हो रहा है, प्लांट का वो पार्ट जहां पर वो डेवलप हो रहा है, चाहे वो बड हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो लीव्स हो। क्लियर है मेरे पॉइंट्स, आपको क्लियर हो गया। चलो फिर से मैं आपको बता देता हूं, फॉर एलिमेंट्स क्या कह रहा है, मोबिलाइज्ड फैक्टर क्या कह रहा है कि फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर, एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू,
तो कहां एक्सपोर्ट होके आ जाएगा? उस टिश्यू में जो डेवलप हो रहा है। वो टिश्यू लीफ का भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, बड भी हो सकता है। The deficiency symptoms tend to appear first in older tissue. तो older tissue में पहली बार दिखेगा deficiency symptoms. सेकंड क्या कह रहा है? एग्जाम्पल के रूप में जैसे deficiency symptoms of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in the senescent leaf. senescent leaves क्या है? जो aging पोजीशंस पे आ चुकी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहां से एक नीट का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे हम बढ़ते हैं। यस, ओल्डर लीव्स बायोमॉलिक्यूल्स। इन द ओल्डर लीव्स में अगर हम बात करें तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कंटेनिंग these elements are broken down, making these elements available for the mobilizing to younger leaves. ये कैसे होता है? जैसे होता है कैसे? जैसे सपोज दैट कोई बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? हम जानते हैं जैसे प्रोटीन, ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो किस पे टूटेगा? अमाइनो एसिड पे टूटेगा। यस, तो ये क्या होंगे? टूट के ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मोबाइल होके कहां पर पहुंच जाएंगे? यंगर लीफ में पहुंच जाएंगे। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये ओल्डर लीव्स के बारे में बता रहा है कि जो उसके बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन करेंगे और इन एलिमेंट्स को उस जगह पर ये पहुंचाएंगे जिन जगह पर इसकी जरूरत होगी। इसलिए अगर मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स है, मोबिलाइज्ड एक्टिवली एलिमेंट्स हैं, तो पहला डिफिशियंसी सिम्टम आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा ओल्डर लीव्स में। और अगर इसका उल्टा है तो फिर वहां पर डिफिशियंसी सिम्टम्स मिलेंगे यंग पार्ट में जो डेवलप हो रहे हैं। When elements are relatively immobile, अगर वो इमोबाइल है, निश्चित रूप से है, तो सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां मिलेगा? यंग टिश्यू में मिलेगा। Whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organ, और mature organs से ट्रांसपोर्ट होके वहां पहुंचेगा ही नहीं यंगर टिश्यू में जहां पर इसकी जरूरत है। इसलिए डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां मिल जाएंगे आपको? यंगर टिश्यू में, यंग पार्ट में जो डेवलपिंग है। फॉर एग्जाम्पल का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे सल्फर है, जैसे कैल्शियम है, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इमोबिलाइज्ड हैं, मतलब ये ओल्डर लीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कभी भी एक्सपोर्टेड होके यंग पार्ट में नहीं पहुंचेंगे। यस, तो ये लास्ट तक रहेंगे, तो ये इमोबिलाइज्ड है। अर्थात अगर सल्फर और कैल्शियम की डिफिशियंसी है सिम्टम्स में, तो सल्फर और कैल्शियम के जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले कहां मिलेंगे? यंग पार्ट में मिलेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। यस, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यस, जैसे आप दो चीज देखें, एक तो होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस आप जानते हैं कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। जब क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है तो जो येलो येलो आपको स्पॉट्स मिलते हैं, जो लीव्स हैं वो पीली हो जाती है। किसकी वजह से? जब क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक यहां से बन जाएगा कि व्हाट इज द क्लोरोसिस। सेकेंड टर्म है नेक्रोसिस, जिसकी बात हम लोग ने खूब की है जब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। यस, और नेक्रोसिस में मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो सेल होती है उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। और नेक्रोसिस के लिए दो फैक्टर है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल में क्या है? कोई मान लीजिए उसमें इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल वायरल का कोई इन्फेक्शन हो जाए, यस, तो उसकी वजह से वहां पर आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है। दूसरा, नेक्रोसिस इज ए फॉर्म ऑफ सेल इंजरी विच रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स। क्या हो जाता है इसमें? प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है सेल्स की इन लिविंग टिश्यू में बाय ऑटोलिसिस। मैंने एक टर्म आपको बताया था एपोप्टोसिस, जिसको बोलते थे सेल प्रोग्राम डेथ, तो वो भी यहां पर देखने को मिलती है। उसकी वजह से भी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा? तो हम लोग ने यहाँ पर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यस, दोनों टर्म ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। रीजन ऑफ टॉक्सिसिटी। मैंने अभी सबसे पहले बताया कि आज हमें टॉक्सिसिटी के बारे में बात करनी है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? पॉइजन। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर।
देखो सिंपल सी चीज है, हमें हमारे लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने इसको बहुत ज्यादा मात्रा में लिया, क्या होता है कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यस, लगातार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर भी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अगर कोई एलिमेंट्स अपनी कंसंट्रेशन से ज्यादा अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है प्लांट बॉडी के अंदर। जरा देखते हैं, इसके एग्जांपल्स को समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। रीजन ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का रीजन क्या है प्लांट बॉडी के अंदर? तो ये कहता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, आप जानते हैं कि दो कैटेगरी हमने इसेंशियल एलिमेंट्स की बनाई थी, एक बनाई थी मैक्रो और एक बनाई थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कैटेगरी किस बेस पर थी कि अगर हम उसका ड्राई वेट करें, ड्राई वेट में 10 मिलीमोल पर केजी से अगर कम वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ज्यादा है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक हेल्दी प्लांट बॉडी की हम बात करें तो वहां पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है वो कैसे होती है, उसमें अमाउंट कितना चाहिए, लो अमाउंट चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में चाहिए। While their moderate decrease, जब उस अब कम भी चाहिए और बहुत ज्यादा इसमें कमी आ जाए तो क्या होता है, आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। भाई मिनरल भले ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, भले ही कम मात्रा में हमको जरूरत हो, जैसे आयोडीन हमको पर डे सुई की नोक के बराबर चाहिए, ये देख रहे हैं, इस नोक के बराबर आयोडीन चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहिए तो अगर हमको आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वाइटर डिसीज हो जाएगी, आपको पता है। उसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी को चाहिए, लेकिन अगर हमको इतना भी आयोडीन ना मिले तो डिसीज हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर प्लांट में अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं भले ही कम चाहिए, लेकिन अगर उतनी मात्रा में भी नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको प्लांट बॉडी में देखने को मिलेंगे। दूसरा, भाई अगर मॉडरेट इंक्रीज हो जाए, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा आप ले लें, जैसे आयोडीन इतना चाहिए आपने आयोडीन इतना ले लिया, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, मतलब अति हो गई। जैसे हम लोगों के बड़े लोग क्या बोलते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। मतलब कोई भी अति बुरी होती है, आपका ज्यादा बोलना वो बुरा है, आपका ज्यादा खाना वो बुरा है, तो अति किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि अगर भले ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर कम होगा तो डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे, और अगर ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो टॉक्सिसिटी का मेन रीजन क्या है, टॉक्सिसिटी का मेन रीजन है कि जब मॉडरेट इंक्रीज हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो वो टॉक्सिसिटी का कारण बन जाता है। क्लियर है? चलो, द ड्राई वेट पैरामीटर, मैंने आपको बताया ड्राई वेट पैरामीटर्स क्या था, एनी मिनरल आयन, कोई भी मिनरल आयन हो, किसी भी मिनरल आयन का कंसंट्रेशन टिश्यू में जो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट ऑफ टिश्यू का लगभग 10% तक अगर उसका ड्राई वेट घटा देता है तो हम उसको टॉक्सिक समझेंगे। ये पैरामीटर जो है ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहा है कि कोई भी मिनरल्स आयन हो जो जिसका कंसंट्रेशन किसी प्लांट बॉडी की जो उसका जो ड्राई वेट है अगर उसमें 10% की कमी कर देता है तो हम इसको टॉक्सिक मानेंगे। क्लियर है? ये पैरामीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, such critical concentration vary widely among different micronutrients। और ऐसा जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है जो डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हर सबका अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? चलिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया गया कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी डिफिकल्टीज आती है उसको आइडेंटिफाई करने में। जैसे अगर कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी लेवल्स होता है किसी एलिमेंट्स के लिए वो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग एसेंशियल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका लेवल अलग अलग होगा।
मतलब कितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कितनी अमाउंट की जरूरत है, तो वो अमाउंट हर प्लांट्स के लिए, पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक प्लांट ये है, ये प्लांट ए है, दूसरा ये प्लांट बी है, तीसरा ये प्लांट सी है। यस, अब हम कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि वो मैग्नीज है। यस, तो मैग्नीज ए के लिए इसकी जो प्रॉपर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन है वो अलग होगा, बी के लिए अलग होगा और सी प्लांट्स के लिए अलग होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। चल नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा डिफिशिएंसी सिम्टम्स को थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि किस तरीके से टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है। अब अगर किसी एलिमेंट्स का एक्सेस हो जाता है, मतलब उसकी क्वांटिटी जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर हो जाती है, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट्स। अगर कभी कभी ये देखने को मिला है कि कोई एक एलिमेंट अगर ज्यादा आ गया अंदर, तो दूसरे को आने नहीं देता प्लांट बॉडी के अंदर। अरे सिंपल सी बात है, जैसे आपको कोई सीट मिल जाए तो आप उसको अपनी सीट की उसकी जो बगल वाली सीट खाली थी आपने उसमें भी कब्जा कर लिया, अब उस सीट में आप उसको बैठने नहीं देंगे, मतलब उसको अपटेक ही नहीं आने, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर आने ही नहीं देंगे। यस, तो एक तरीके का कंपटीशन जनरेट हो जाता है। मतलब कभी कभी कोई एलिमेंट अगर प्लांट बॉडी के अंदर ज्यादा आ गया तो दूसरे एलिमेंट्स को अपटेक करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पहला एग्जांपल कहता है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीज प्लांट बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। कहता है कि अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। आप देख रहे हो इस पत्ती में यहां पर ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं और इसको क्लोरोटिक वेन्स के द्वारा ये सराउंडेड है, तो इसको हम बोलते हैं ये है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी। आप कैसे, जरा इसको समझो। इसमें ये कह रहा है कि जो मैग्नीज है वो किसके साथ कंपीट कर रहा है? इस मैग्नीज का जो कंपटीशन है वो है आयरन के साथ, Fe के साथ, और इसका जो कंपटीशन है वो है मैग्नीशियम के साथ। मतलब अगर मैग्नीज ज्यादा प्लांट बॉडी के अंदर अपटेक हो गया तो आयरन और मैग्नीशियम के साथ ही कंपीट करेगा। किसके लिए? अपटेक करने के लिए। ना तो आयरन को प्लांट बॉडी के अंदर ज्यादा आने देगा और ना मैग्नीशियम को आने देगा। यस, एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स। अब क्या होगा? जब आयरन और मैग्नीशियम प्रॉपर उतनी मात्रा में प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाएंगे तो किसका डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको आएगा? भाई आयरन प्रॉपर नहीं आया, मैग्नीशियम नहीं आया। आयरन आप जानते हैं क्लोरोफिल को बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैग्नीशियम कई एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या कि जब आयरन और मैग्नीशियम प्रॉपर तरीके से अंदर आएगा नहीं, क्योंकि मैग्नीज बहुत ज्यादा प्लांट बॉडी के अंदर आ गया है और इन दोनों को जो रूट हेयर से उसके द्वारा अपटेक नहीं करने देगा, तो इन्हीं के जो डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको प्लांट बॉडी में दिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कह रहा है कि मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। मान लीजिए आप ये प्लांट है, इसका सूट एपेक्स है, आपको पता है यहां पर कैल्शियम जाना चाहिए। यस, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूरी का हो। तो जब ये कैल्शियम को ट्रांसलोकेट अगर प्लांट बॉडी के अंदर नहीं होने देगा, सूट एपेक्स तक नहीं जाएगा, तो कैल्शियम का भी तो आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्या कह रहा है कि देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इन फैक्ट इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नीज प्लांट बॉडी के अंदर ज्यादा आ गया तो रूट हेयर्स के द्वारा क्या क्या करेगा? एक तो आयरन को और दूसरा मैग्नीशियम को प्लांट बॉडी के अंदर नहीं आने देगा, तो इनके तो डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखेंगे। और तीसरा, अगर प्लांट बॉडी के अंदर पहले से कैल्शियम है तो उसका ट्रांसलोकेशन क्लोज कर देगा, तो कैल्शियम के भी डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखेंगे। आपको लगेगा भैया आयरन और मैग्नीशियम प्लांट बॉडी के अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब सॉइल में कमी होगी। लेकिन हुआ क्या है कि मैग्नीज पहले आ गया है, ज्यादा मात्रा में गया तो टॉक्सिक हो गया है,
अब वो क्या कर रहा है, आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, और इसको आयरन और मैग्नीशियम को रूट हेयर्स के द्वारा अंदर आने नहीं दे रहा है, और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं कर रहा है। तो इनके डिफिशियंसी सिम्टम जब प्लांट में दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कमी है, इसका मतलब ये है कि इनकी कमी इसलिए हुई है क्योंकि मैग्नीज ज्यादा मात्रा में प्लांट्स के अंदर आ गया है। तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से आयरन और मैग्नीशियम के डिफिशियंसी सिम्टम दिखेंगे, और कैल्शियम के लिए भी इसलिए दिखेंगे क्योंकि कैल्शियम का प्रॉपर तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब ये पॉइंट आपको। Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium. तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है एक्चुअली वो डिफिशियंसी सिम्टम्स है। किसका डिफिशियंसी सिम्टम्स है? वो आपका आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। तो बात आपको समझ में आ गई कि अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी किस तरीके से डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखा रही है, किसके किसके दिखा रही है? आयरन के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, यस, अब हम बात करेंगे कि आयंस रूट हेयर्स के द्वारा किस तरीके से अपटेक्स होते हैं। जरा इसकी बात कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स। अर्थात सबसे पहले जो पाथवे होता है वो एपोप्लास्ट होता है। यस, और ये कैसा होता है? पैसिव होता है। एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में मैंने आपसे बात करी थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, और मैंने आपको बताया था एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है वो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। यस, और इसमें किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। तो हम मान लेते हैं जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट है। यस, प्लांट्स के ये क्या है? रूट्स हैं, और रूट से क्या निकले हुए हैं? रूट हेयर। तो रूट हेयर में सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आयन होते हैं पहले बहुत तेजी से जाएंगे, और आप जानते हैं जब आयन एब्जॉर्ब होते हैं तो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। और सबसे पहला जो पाथवे कौन सा है? एपोप्लास्ट है। तो मान लेते हैं अगर रूट हेयर्स के अगर आप सेल देखोगे, इस तरीके से सेल हैं, तो इनके सेल के बीच में स्पेस है, तो इन स्पेस के थ्रू पहला जो पाथवे होता है वो एपोप्लास्टिक होता है। मतलब इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और सेल के बीच में जो जगह है इसमें वाटर्स के साथ ही मिनरल्स अंदर की ओर आते हैं, और जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती है। एपोप्लास्ट के बाद आप जानते हैं, यस, फिर पाथवे कैसा हो जाता है? वो हो जाता है सिम्प्लास्ट वाला। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप रूट का ट्रांसफर सेक्शंस काटेंगे तो एंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेंगी, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है? वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। तो वाटर्स को अब एपोप्लास्ट होकर सिम्प्लास्टिक पाथवे में आना होता है, सेल्स के अंदर एंट्री करनी होती है, और फिर वो फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंचता है। तो पहले एपोप्लास्ट पाथवे, फिर कैसा पाथवे हो जाएगा? सिम्प्लास्ट पाथवे। क्योंकि वाटर के साथ ही मिनरल आ रहे हैं, तो जिस तरीके से वाटर का पाथवे होगा, जिस तरह से वाटर का पाथवे चेंज होगा, ठीक वैसे हम कह सकते हैं मिनरल का भी पाथवे चेंज होगा। तो पहले एपोप्लास्ट और फिर होगा सिम्प्लास्ट। यस, तो सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली। देखो पैसिव वाला कैसा है? स्लोली है, क्योंकि यहां पर क्या लगनी है? एटीपी चाहिए हमको। यस, इनटू द इनर स्पेस, तो सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स। तो इस तरीके से माइग्रेशन दो तरीके की पाथवे है। आयन किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर जाते हैं? पहली पाथवे है एपोप्लास्ट जो कि नॉन लिविंग है, और दूसरी है सिम्प्लास्ट जो कि लिविंग पाथवे है, जो कि सेल के अंदर से चीजें गुजरती हैं। जरा इस फिगर को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर ये सब क्या है? ये है सब सॉइल के पार्टिकल्स। यस, और देखो ये है प्रॉपर रूट हेयर, देख रहे हैं रूट हेयर। अब वाटर एंड मिनरल्स आयंस आर इसी रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। अब रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे तो रूट हेयर्स क्या है? ये कैसी है? ये रूट हेयर्स है। अब रूट हेयर से सबसे पहले आपको पता है कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब होके सबसे पहला जो पाथवे उसका कौन सा होता है? एपोप्लास्ट होता है, अर्थात नॉन लिविंग होता है। इसके बाद कैसे हो जाता है? लिविंग हो जाता है, जैसे जैसे अंदर की ओर पहुंचता है। तो जरा थोड़ी सी बात इसके बारे में हम लोग और कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है?
अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, द पैसिव मूवमेंट ऑफ द आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स। देखो जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें प्रॉपर लगे होते हैं आयन चैनल्स। यस, और इन्हीं आयन चैनल्स के द्वारा ये आयन बाहर से अंदर जाते हैं। यस, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स। अगर हम बात करें, ये एक सेल है और सेल की हम मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से ट्रांस प्रोटीन लगी होती हैं और इन्हीं ट्रांस प्रोटीन से फाइनली ये आयंस इस तरीके से अंदर पहुंचते हैं। इनको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, एंट्री मतलब आयंस की सेल के अंदर एंट्री या सेल से बाहर जाना, एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज इन एन एक्टिव प्रोसेस। अगर कोई सेल है, यस, ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड द एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट। अगर सिम्प्लास्ट पाथवे है, सिम्प्लास्ट का मतलब कौन सा है? लिविंग पाथवे है। अगर आयंस को अंदर जाना है या आयंस को बाहर आना है तो यहां पर मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। बिना एनर्जी मतलब क्या है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यहां पर मेटाबॉलिक एनर्जी का मतलब है एटीपी की जरूरत होगी। यस, आयन चाहे अंदर आए या आयन बाहर जाए तो भी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। जो आयन का मूवमेंट है, मान लो ये सेल है तो इसके अंदर आयन का आना और आयन का जाना, इनको हम बोलेंगे फ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स। अगर आयन अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स, और अगर आयन बाहर जाता है तो हम इसको बोलते हैं इफ्लक्स। ये क्या है? बाहर जा रहा है, तो ई का मतलब होता है ई फॉर एग्जिट, मतलब सेल के बाहर गया, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफ्लक्स। और अंदर आने का मतलब क्या हो गया? इन हो गया। तो इन से क्या हो गया? इन का मतलब अंदर आया, इन फ्लक्स। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है? आयन का मूवमेंट, अंदर जाना या बाहर आना। तो अगर अंदर आ रहा है तो इनफ्लक्स और बाहर जा रहा है तो इफ्लक्स। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लक्स, इनफ्लक्स और इफ्लक्स। चलो, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा। उन सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने एक एक क्लियर किया जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे आपसे क्या चाहिए? लाइक्स चाहिए। जरूर आप इस लेक्चर्स को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।